नमस्कार, बहुजन संवाद में नमस्कार। आपका स्वागत है। आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम है। विशेष कार्यक्रम कई संदर्भों में है। एक तो है कि अभी-अभी कल चुनाव संपन्न हुआ है महाराष्ट्र में, झारखंड में और तमाम उपचुनाव, और इसमें जीतते हुए किस तरीके से थेथराई के साथ सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पर लगी हुई, इसका हम लोगों ने पूरा अपना प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने उसको देखा। और बनारस के लोग तो खास करके देखते चले आ रहे हैं। पिछले साल सारे कानूनों को धता बताते हुए सर्व सेवा संघ परिषद, जो विनोबा भावे की साधना स्थली थी, जयप्रकाश नारायण की साधना स्थली थी, गांधीवादियों का साहित्य, सर्वोदय साहित्य का प्रकाशन वहां से होता था, और उसको इन्होंने पूरा बुलडोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए उसको ध्वस्त कर दिया। और उसको लेकर के पिछले एक साल से सारे गांधीवादी, देश भर के गांधीवादी जनतांत्रिक लोग पूरा मूवमेंट आंदोलन करते रहे हैं। और अभी फिलहाल उसके बावजूद वहां पर 100 दिन का सत्याग्रह चल रहा है। न्याय का दीप जलाओ सत्याग्रह, न्याय दीप सत्याग्रह। आज उसको 72वां दिन है, 72 दिन हो गए, लेकिन शासन प्रशासन किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है कि वहाँ अभी कल वहाँ इस सत्याग्रह अभियान में 12 प्रांतों से लोग अब तक शामिल हो चुके हैं, करीब 400 संगठन के लोग, और करीब 500-550 लोग अब तक उपवास पर बैठ चुके हैं। उसमें उसके अलावा 70वें दिन खास करके वहां पर दिखाई पड़ा, जब गांव से और कई प्रांतों के लोग वहां इकट्ठा हुए, करीब 250-300 लोग एक साथ उपवास पर बैठे। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वहीं बगल में नमो घाट बना दिया, जो पहले लोहिया घाट के नाम से बनाया गया था, और वहां पर गोवर्धन पूजा होती है, सब था, लेकिन इन्होंने अपना दो हाथ खड़ा करके वहां पर उसको नमो घाट का रूप दे दिया, और वहां से तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल आनंद फानंद में उस जगह को इन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग और वायु मार्ग और जल मार्ग और पता नहीं कौन कौन का मार्ग का पूरा हब बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस पूरे परिसर को, उस पूरे जगह को, वो ऐतिहासिक महत्व की चीज है। गौतम बुद्ध रोज सारनाथ से यहाँ तक पदयात्रा करते हुए आते थे और यहाँ से पथ संचरण करते थे। दुनिया के पैमाने पर इससे पवित्र स्थान कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसी जगह पर आज 72वां दिन है सत्याग्रह को, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहे। लेकिन गांधीवाद का तो अपना तरीका है, अपना रास्ता है कि हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात सुनाएंगे, हम उपवास करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। आप देखिए, तो आज हम इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए, हमने अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल जी हमारे साथ हैं। चंदन पाल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पास इस सत्याग्रह के सक्रिय कार्यकर्ता नंदलाल मास्टर हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ गांधीवादी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है जागृति। और हमारे साथ है किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम जी, आपका स्वागत है। आपने भी पिछले दिनों यहाँ आए थे, पिछले साल आप यहाँ आए थे, आप लगातार इसमें लगे हुए हैं, और मेधा पाटेकर जी भी आई थी, सब लोग आए थे, अपने राकेश टिकैत भी आए थे। इन सारी घटनाओं को इन्होंने देखा, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उस परिसर को बुलडोज कर दिया गया। और आज यह जो 100 दिन का सत्याग्रह चल रहा है, लगातार चल रहा है, आज उसका 72वां दिन है। तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया। अभी पिछले दिनों बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह भी आए थे, आज उनको भी हम चाह रहे थे जुड़े, लेकिन अभी वो फिलहाल संसद में है। और यहाँ हम लोगों के बीच उन्होंने कहा कि नहीं, हम सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ले जाकर के शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रपति से मिलेंगे, और संसद में भी हम इस सवाल को उठाएंगे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करेंगे कि आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को, जनतांत्रिक संस्थाओं को, गांधीवादी संस्थाओं को इस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। अभी उनसे बात हो रही थी, वो भी संसद में है, और वहां पर ताना बाना बुन रहे संसद में इस बात को कैसे उठाया जाए। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम, आप आपकी अपनी टिप्पणी और अपनी बात रखें। डॉक्टर सुनीलम। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। असल में ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है वो तानाशाही के खिलाफ है, वो फासिज्म के खिलाफ है,
वो संघ का जो विचार है कि केवल और केवल एक ही विचारधारा राज करेगी, देश की, समाज की जो विविधता है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये संघी विचारधारा के खिलाफ में ये सत्याग्रह है, संघर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जिस देश के अंदर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, जिस देश के अंदर विनोबा भावे जी ने जो भूमि सुधार के सबसे बड़ा आंदोलन किया, मतलब लाखों हेक्टेयर जमीन स्वप्रेरणा से लोगों ने हृदय परिवर्तन के चलते उन्होंने समाज को दान दे दी, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की बहाली की, जयप्रकाश नारायण जी, उन सब का जो साधना का केंद्र था, संघर्ष का केंद्र था, रचना का केंद्र था, उसको नेस्तनाबूद करने का फैसला किसने किया, क्यों किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी, अगर उन्हें वाराणसी के लोगों ने अगर सांसद नहीं बनाया होता तो शायद उनकी दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ पाती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की खासियत है कि वो पूरी दुनिया में जहां पर भी जाते हैं अपने व्यापारी मित्र के लिए व्यापार के अवसर तलाशते हैं, और हर समय उनका कोई ना कोई एक प्रतिनिधि अडानी का उनके साथ में बराबर बना रहता है। तो अब जब उनकी निगाह ये पड़ गई कि यही एक ऐसी जगह है जिसे एक अच्छे व्यापारिक केंद्र के तौर पर बनारस के अंदर डेवलप किया जा सकता है, तो एक साथ उन्होंने कई काम अपने कर डाले। एक काम तो ये कि अपने व्यापारिक मित्र के लिए ये जमीन देना है, ये पूरा का पूरा जो किनारा है वो सौंपना है, और उसके साथ में जो एक विचार का एक केंद्र बना हुआ है जिसे कि सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं मोदी जी, उसको ध्वस्त करने का काम करना है। इसी को बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो हर जगह पर गांधी जी का नाम जरूर लेते हैं, विशेष तौर पे विदेश में जब जाते हैं तो गांधी जी का जो जाप है वो जरूर करते हैं, और यहाँ पर भी राजघाट पर भी जाते हैं, 31 जनवरी लेन भी जाते हैं। तो मतलब जिसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सब कुछ है। तो अब जबकि उन्होंने ये तय किया है कि हमारे को, वो ये मानते हैं असल में कि मूल तौर पर हमारे को जो चुनौती दे सकते हैं संघ को, वो गांधीवादी विचार के लोग दे सकते हैं, और गांधीवाद का ही एक तरीके का एक्सटेंशन अगर मैं कहूं तो वो समाजवाद है, और समाजवादी दे सकते हैं, सर्वोदयी दे सकते हैं, या फिर कम्युनिस्ट दे सकते हैं। तो वो कम्युनिस्टों को तो माओवादी के नाम पर जो है, अतिवादी के नाम पर जो है वो खत्म करने के लिए वो तुले हुए हैं, और गांधीवादियों और समाजवादियों को उन्होंने इस तरीके से एक कड़ी चुनौती देने का काम किया है। तो उसका मुकाबला सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में देश के गांधी जन, सर्वोदय जन, जेपी को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, और उसी के तहत ये सत्याग्रह का कार्यक्रम हो रहा है। कई बार हमारा भी इसके अंदर जाना हुआ, तमाम सारे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन एक दुखद बात यह है कि जब ये पूरा का पूरा एक एक गली और ऊंचे के अंदर एक एक व्यक्ति तक इस मुद्दे को वाराणसी में पहुंचा दिया, इसके बावजूद भी हारते हारते तो मोदी जी बच गए, लेकिन बच तो गई, हारे तो नहीं। अयोध्या के लोगों ने तो हरा दिया। अयोध्या के लोगों ने जिस राम मंदिर को लेकर के पूरा देश के अंदर प्रोपोगंडा किया गया था, और जिसके नाम पर वो अपनी वैतरणी पार करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या के लोगों ने हरा दिया। लेकिन बनारस के लोगों ने कुछ गुंजाइश छोड़ दी। अब उन्होंने छोड़ी, या ईवीएम से मैनेज हुआ, या प्रशासन से मैनेज हुआ, या बैटरी से मैनेज हुआ, 17C से मैनेज हुआ, कैसे मैनेज हुआ वो सबके सामने है। लेकिन मैं
यहाँ पर बहुजन संवाद पहले दिन से हम इस अभियान के साथ में जुड़े हैं, हम सर्व सेवा संघ के साथ में खड़े हुए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये शायद अकेला विचार का केंद्र होता तो इसके ऊपर इस तरीके से इसको बुलडोज करने का काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रकाशन का काम चल रहा है। और ये जो किताबें होती हैं, ये असल में आप आदमी को मार देते हो। गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी, लेकिन उनकी जो किताबें हैं वो आज पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाती हैं। विनोबा का साहित्य पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है। तो शायद अगर सर्व सेवा संघ का प्रकाशन यहाँ से नहीं हो रहा होता और पूरे देश के अंदर जो रेलवे का नेटवर्क है उससे वो किताबें नहीं बिक रही होती और 76 साल तक ये लगातार चल रहा था, मुझे इस बात की भी खुशी है कि कम से कम जो साथी हैं जो आज ये सत्याग्रह कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम उस प्रकाशन को बचा लिया है, उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों ने कुछ ना कुछ मदद करने का काम भी किया है। तो मैं अपनी ओर से अब जबकि आपका लगभग 75 दिन होने जा रहे हैं, 100 दिन का ये सत्याग्रह है, मुझे खुद भी वहां पहुंचना है। मैं बहुजन संवाद के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, या ऐसे सभी नागरिकों से जो भारत के संविधान में और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो ये लोग मानते हैं, तो गांधीवादियों को भी, सर्वोदय के लोगों को भी, और समाजवादियों को भी, वामपंथियों को भी, अम्बेडकराइट्स को भी, जन आंदोलन के लोगों को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने का और अपना मोबिलाइजेशन करने का जो अधिकार है, उसको बचाने के लिए वो आने वाले 25 दिन के अंदर जरूर सर्व सेवा संघ के परिसर में जहां पर भी ये सत्याग्रह चल रहा है वहां जरूर पहुंचने का काम करेंगे। तिवारी जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जो तकनीकी पक्ष है वो जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो जमीन किस तरीके से खरीदी गई थी और उसके कौन से दस्तावेज मौजूद हैं और किस तरीके से भारत की न्यायपालिका के अंदर भी कार्यपालिका का और विधायिका का इस सबसे तरीके से कहा जाए तानाशाही पूर्ण कार्रवाई में मदद की है, ये भी एक अपने आप में बड़ा मसला है। और मैं एक विशेष तौर पे नंदलाल मास्टर जी को जो है मैं बहुत इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि एक गोदलिए गांव के अंदर मोदी के उन्होंने एक बड़ा शक्ति केंद्र बना करके सर्व सेवा संघ की इस लड़ाई को न केवल लड़ने का काम किया बल्कि प्रकाशन का भी उन लोगों ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरीके के जन आंदोलन से ही इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचाया जा सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि कल उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो आप देख रहे थे कि जो दरोगा थे वो रिवॉल्वर से महिलाओं को धमका रहे थे और महिलाएं उसको चुनौती दे रही थी। और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीन की कोई महिला या बच्चा चुनौती देता है बंदूक पकड़ करके, वैसा ही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तो जो अभी सत्याग्रही हैं वो तो ये काम बहुत धैर्य के साथ, अहिंसात्मक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत किसान संघर्ष समिति की तरफ से, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय एमएनएपीएम की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से मैं इस सत्याग्रह के अंदर शामिल सभी को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं अंततः मानता हूं कि जीत होगी, ये परिसर वापस सर्व सेवा संघ के पास आएगा, विचार का काम जहां पर चल रहा था वहां से अवश्य चलेगा। जी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके शादी निमंत्रण के लिए। हम चलते हैं सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल जी के यहाँ। चंदन पाल जी, इतना लंबा आपका तो आपके संगठन का, और आप भी जिस तरीके से पूरे देश में घूम घूम करके गांधीवाद का प्रचार कर रहे हैं और इन सारी चीजों को जाहिर सी बात आप रख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रह गई है और अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से जैसे आंदोलन होता है गांधीवादी जो तौर तरीका है, उस तरीके पर यह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में आगे के लिए आपकी क्या रणनीति होगी और ये
ये 100 दिन का सत्याग्रह आपका चल रहा है, आज तो 72 दिन पूरा होने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है 30 दिन में आपके 100 दिन भी में ये पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी, आप इस आंदोलन को और आगे कैसे संचालित करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। तिवारी जी, सबको नमस्ते। और आपने शुरू में कहा था कि ये गांधीवादी लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, सर्वोदय के लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना चाहते हैं। हाँ, जरूर गांधी आदर्श लेकर चलने वाले जो लोग हैं, सर्व सेवा संघ इसका नेतृत्व दे रहे थे, सही, लेकिन उसके साथ साथ लोकतांत्रिक भावना में जुड़े हुए लोग जो हैं, जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं और कई आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस सत्याग्रह में शामिल हुए और समर्थन भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहे, ये उम्मीद है। आपने जो कहा कि सरकार सुने या ना सुने, एक बात तो हम लोगों के पास हम ना इस सत्याग्रह के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, इसलिए कि ये भी एक प्रतिवाद का रास्ता है। लोग भूल रहा था कि सत्याग्रह भी एक रास्ता है। जो किसान आंदोलन हमने देखा और वो भी इसी ढंग का एक प्रयास था। तो हम लोग भी 100 दिन का जो न्याय की दीप जलाएं, इस हिसाब से हम चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि परसों जो 70वां दिन रहा, उसमें कितने लोग बहन भाई इसमें शामिल हुए हैं और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था केवल 70वां दिन में 70 लोग बैठे, लेकिन हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे। हमारे जो साथी लोग वहां हैं, जागृति हो, नंदलाल भाई हो, ये लोग संभाल नहीं पा रहे थे। 250 लोग वहां उपवास में बैठे। इसके अलावा इतने लोग सहयोग के रूप से वहां उपस्थित रहे। ये बड़ी बात है कि लोगों के पास गांधी भावना पहुंच रहे हैं। प्रतिवाद का एक तरीका जो है, अहिंसक तरीका जो है, ये लोगों के पास पहुंच रहे हैं। सरकार कब सुनेगा, क्या सुनेगा, वो अलग बात है। और दूसरी बात है कि जो सरकार के तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो झूठे बात फैलाया जा रहा है, कि कोई लोग हमको पूछा, उस समय जब रहे, हमने पूछा कि अरे सब ये तो लीज में दिया गया था, अभी लीज खत्म हो गया, तो इसलिए सरकार ने अपने रूप से उसको ले लिया। किसी ने कहा कि रेंट में दिया गया था। ये सारे झूठ बातें हैं। ये बात को हम लोगों तक भी पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना मूल लक्ष्य है। दूसरा, वो जमीन उद्धार हो, ये बात जरूर है, लेकिन वो मूल नहीं है। मूल बातें हैं कि गांधी विचार जो है, सर्वोदय भावना जो है, ये इसके ऊपर जो आघात डाले हैं सरकार के तरफ से, इसके प्रतिवाद स्वरूप हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये बनारस के सर्व सेवा संघ का जो परिसर था, जिसमें आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम वगैरह कई महापुरुषों ने इसके पीछे था। तो इनको जो गाली गलौज के साथ एक प्रशासन के कोई कार्यकर्ता ऐसा बोलते हैं और सरकार इसके खिलाफ, वो उस ऑफिसर के खिलाफ या उस कार्यकर्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम तो देखते हैं कि जो जिस हिसाब से इस परिसर का लिया गया, एक स्टेट टेररिज्म हम कह सकते हैं। हम नक्सलवाद को दूसते हैं, लेकिन नक्सलवाद को इसी हिसाब से नक्सलवाद पैदा होता है।
स्टेट टेररिज्म ब्रीड्स नक्सलवाद, हमको अभी यही लग रहा है। क्योंकि जब स्टेट इस हिसाब से लोगों का जो न्याय के खिलाफ सरकार काम करेंगे, न्याय के हिसाब से नहीं करेंगे, तो लोगों का प्रतिवाद स्वरूप सभी लोग तो गांधी भावना को लेकर चलने वाले ऐसा थोड़ी हैं। लेकिन जो लोग इसको कहते हैं कि रातों रात कुछ कर लेंगे, तो नक्सलवाद या टेररिज्म के साथ दे रहे हैं। लेकिन हमने फिर से कहेंगे, इस टेररिज्म का जन्म दे रहे हैं स्टेट टेररिज्म। तो इस हिसाब से, और जो संविधान के खिलाफ का, अन्याय के खिलाफ हम लोग के न्याय की दीप जलाने का ये चला रहे हैं पिछले इतने समय से। आज 72वां दिन है। इसमें करीब करीब 12 प्रदेश से तो आ चुका है, और प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। 100 दिन हम लोग पूरा करेंगे। और उसके आगे का जो आपने सवाल रखा है, तो वो हम लोग इस बार अधिवेशन भी हम मध्य प्रदेश में होने वाला है, उसमें चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसको यहाँ ही 100 दिन पूरा हो जाने से हमारा आंदोलन पूरा नहीं हो जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं। इसको आगे ले जाएंगे देश भर में, सिर्फ बनारस में नहीं, अभी तो सारे देश भर में इसको फैलाया जा रहा है। कई प्रदेशों में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कई जगह पर अपने प्रदेशों में भी न्याय की दीप जलाने का, और साथ ही साथ वहां से ये कैंपेन चला जा रहा है। वहां से पत्र भी जा चुके हैं, हमारे पास उसका कॉपी भी आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर को इसके विरोध में पत्र लिखा गया प्रदेश स्तर से। कोई प्रदेश ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ स्टेट सीएम, चीफ मिनिस्टर के माध्यम से भी इसका प्रतिवाद स्वरूप पत्र भेजने का, हम उसके एक जगह जाने का भी हम लोग निर्णय ले लिया। वहां जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलने का और प्रतिवाद स्वरूप उनके माध्यम से पत्र भेजने का, ये सब काम आगे के लिए हम लोग तैयारी ले रहे हैं। और ताकि लोगों तक, जन जन तक इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम काम करें। और जैसा कि डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि वहाँ हमारे साथी लोग, नंदलाल भाई हो, जागृति बहन हो, और भी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। और हम लोग एकदम शुरू कर दिया नए ढंग से। जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, वो शुरू हो गया है औसत भारत जी के नेतृत्व में। तो इस हिसाब से हम लोग को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, गांधी विचार को दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो कहीं संभव नहीं होगा ये सरकार के द्वारा। हम ये विश्वास दिलाते हैं और ये आश्वासन सबके लिए देते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्रयास है, चाहे जितना दमन करें, लेकिन ये प्रयास रुकेगा नहीं। और यह जो दीप है, शांति का दीपक है, ये जलता रहेगा। न्याय का दीपक हम जलाते रहेंगे। इसको ये चाहे जितना बुझाने की कोशिश करेंगे, बुझा नहीं पाएंगे। इसमें सक्रिय रूप से हमारे यहाँ लगे हुए हैं नंदलाल मास्टर जी। नंदलाल मास्टर जी, आपकी टिप्पणी आज 72 दिन में आपका ये आंदोलन प्रवेश करने जा रहा है, आगे की रणनीति और अब तक की घटनाओं पर आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए नंदलाल, अनम्यूट कर लीजिए। लग रहा नंदलाल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और रास्ते में है। तब तक जागृति जी, नंदलाल अनम्यूट कर लो। नंदलाल जी, जागृति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखें। जागृति जी। जी धन्यवाद तिवारी जी। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को, पैनलिस्टों को नमस्कार।
न्याय के दीप जलाएं। जो हमारा सत्याग्रह है गांधी जनों का, सर्व सेवा संघ परिसर को बुलडोज किए जाने, उसका ध्वंस किए जाने के खिलाफ उस सत्याग्रह के 72वें दिन आपके साथ मुखातिब हूँ। सत्याग्रह में अब तक काफी बड़ी संख्या में जन आंदोलनों से जुड़े लोग और संगठन शामिल हुए हैं। देश भर के तमाम संगठन है, जिसमें खासकर लोक समिति, महिला चेतना समिति और प्रदेशों से भी लोक समिति के लोग और एकता परिषद से लेकर के सर्वोदय मंडलों के जो सर्व सेवा संघ की इकाइयां हैं, बहुत ढेर सारे प्रदेशों में, जिसमें 12-13 प्रदेश खास करके मुख्य रूप से उनकी भागीदारी, उनके कार्यकर्ताओं की भागीदारी हुई है। करीब करीब 500 के लोग जो है उपवास पे बैठ चुके हैं। ये सारी चीजें तो है, आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस अन्याय के खिलाफ, इस बुलडोजर नीति के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए हम वहां बैठे हैं और न्याय की मांग पूरे देश से उठने की जरूरत है, ये संदेश देने के लिए बैठे हैं। जब खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह का अत्याचार करने लगे, दमन करने लगे कि लोगों को न्याय मांगने के लिए, और वहां भी न्याय न मिले जहां न्याय के मंदिर हैं, तो फिर इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ता है। बापू ने हमें ये रास्ता दिखाया सत्याग्रह का, हम उसी का पालन करने बैठे हैं। सर्व सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी आजादी के बाद, गांधी के जाने के बाद, देश के जितने नेतृत्व आजादी की लड़ाई में और देश को नेतृत्व देने वाले जो लोग थे, उन सब बड़े नेताओं ने बैठकर सर्व सेवा संघ की स्थापना की थी। बापू की जितनी रचनात्मक काम के लिए बनाई गई संस्थाएं थी, उन सबका एक प्लेटफॉर्म बना था सर्व सेवा संघ। और इस तरह सर्व सेवा संघ देश की शायद सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। 1950 से भी पहले सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई और उस संगठन को सारे देश में नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं। जीवनदानी लोग सामाजिक जीवन को बदलाव के लिए, देश के गांवों के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए देश भर के गांधीवादी कार्यकर्ता, लोक सेवक का संघ है सर्व सेवा संघ, जिसके बारे में सब जानते हैं। और ग्राम स्वराज और गांधी की जो ग्रामोत्थान की, अंतिम आदमी की जो की परिकल्पना थी उसके विकास की, उसको जमीन पे उतारने के लिए देशभक्ति और भक्त लोगों का एक समूह था अपने आप में। तमाम उसकी जो जिन नामों को आपने शुरुआत में लिया, वहां इस परिसर को गढ़ने वाले लोगों में शंकर राव देव से लेकर दादा धर्माधिकारी से लेकर चंद्रशेखर धर्माधिकारी और कृपलानी जी और विनोबा भावे, और इन लोगों का नाम सब जानते हैं। लेकिन ये सारे, सिद्धराज झड्डा, बंग साहब, जमनालाल बजाज, तमाम बड़े बड़े नाम है। बजाज जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे इतने लोगों का, धीरेन्द्र मजूमदार, विमला ठकार, ये सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में वहां देखा है। मेरा बचपन वहीं बीता, मेरी शादी भी वहीं हुई, मेरे बच्चे भी वहीं पैदा हुए, मेरी 3 पीढ़ियां वहीं रही। मेरे दादाजी, जिन्होंने बलिया पहला आजाद हुआ जिला था, जिसको आजाद करते वक्त गोली खाई थी मेरे दादाजी ने। मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे नाना भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। लोकतंत्र सेनानी के रूप में 1977 के आंदोलन में 19 महीने जेल रहे। ऐसे मेरे दादा भी उस घर में रहते थे। तो हमारा जो लगाव है उस जमीन से, वो पवित्र भूमि है जहां पे लोगों ने तपस्या की है, और इस देश के लिए तपस्या की है, समाज के लिए तपस्या की है, अपना जीवन लगाया है। यहाँ चंदन दा बैठे हैं, वो भी उसी कड़ी में आते हैं। आप देश के किसी ग्रामीण इलाके में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में, आप रविंद्रनाथ उपाध्याय का नाम, वही बनारस से गए हुए व्यक्ति, वो रविंद्रनाथ उपाध्याय मूलतः बलिया के थे, लेकिन वो जगन्नाथ उपाध्याय जो यहाँ का बड़ा नाम है संस्कृत यूनिवर्सिटी का, और उनका परिवार से थे, उनके भतीजे थे। वो वहां नॉर्थ ईस्ट में जाकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, आसाम के गांव-गांव में जाकर खादी का काम किया। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ऐसे लोग रहे हैं जो उनको जमनालाल बजाज पुरस्कार, आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, बजाज पुरस्कारों की लिस्ट देख लीजिए, मैग्सेसे पुरस्कारों की। अभी अभय बंग जी हैं, बंग साहब के, ठाकुरदास बंग जो सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष थे, उनके बेटे हैं, जो अभी आदिवासियों के बीच में जाकर पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और काम कर रहे हैं। तो ये बलिदानी लोगों का समूह है, ये सत्याग्रही लोगों का समूह है जो सर्व सेवा संघ को रिप्रेजेंट करता है।
मैं जानबूझ के ये इतिहास बता रही हूँ ताकि आम लोग जान सके कि सर्व सेवा संघ क्या संस्था है। सर्व सेवा संघ में तनख्वाह नहीं मिलती किसी को एक पैसा नहीं मिलता। लोग लगाते हैं अपनी जिंदगी इस देश के समाज को गढ़ने के लिए। सर्व सेवा संघ किसी से फंड भी नहीं लेता, कोई सरकारी पैसा नहीं, कोई विदेशी पैसा नहीं, किसी तरह का कोई बजट नहीं। सर्व सेवा संघ में लोग अपने संसाधन से लगा करके काम करते हैं। और इस सत्याग्रह में अलग भाई जैसे लोग आके बैठ रहे हैं जो 85 साल के हैं, रविंद्र सिंह चौहान जैसे लोग बैठ रहे हैं, कल अजय शेखर जी आए थे। ये सब 86-85 साल के लोग हैं जिन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई से लड़ी और आज तक देश के लिए काम कर रहे हैं और एक पैसे का रिवार्ड लिए बिना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो जमीन है वो इन लोगों के लिए काम करने के लिए था। जो गिराया गया वो उसकी बात बता रही हूँ। किताबों को फेंका, सबको मालूम है कि 2-4 करोड़ की किताबें हमारी उठा के फेंक दी, विचार के ऊपर हमला है। लेकिन साथ में मैं आपको कॉस्ट बता दे रही हूँ। मैंने कल ही कैलकुलेट किया, जो प्राइम लोकेशन है जमीन गिराने की वजह बता रही हूँ। इस शहर का जो कमिश्नर, अभी पहले डीएम था और अभी कमिश्नर है, वो व्यक्ति सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम से कनेक्ट होता है। और वो आदमी कैंपस में घूम घूम के उसने 10 बार हमारे कागजों की जांच करके लेखपाल को बैठा के सब कर लिया। उसे लगा कि यार कागज में तो कोई कमी नहीं है, अब क्या किया जाए। उसने कूट रचना की, उसने चिट्ठी भेजी एक संस्था को, इंदिरा गांधी कला केंद्र को। वहां बैठे हुए जो अध्यक्ष है राम बहादुर राय जी, वो पहले से गांधी विद्या संस्थान की जब वाजपेयी सरकार आई तब से जो लड़ाई थी उसमें उनकी गिद्ध दृष्टि थी। तो तब से ये भागवत जी से लेकर के और गोविंदाचार्य से लेकर ये सारे बड़े बड़े लोग, मैं नाम लेके कह रही हूँ, वो वहां आया करते थे गांधी विद्या संस्थान में। हमला तब से शुरू हुआ। 20 साल हम लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया, उनको कब्जा नहीं करने दिया। तो इन्होंने इस बार बहुत बड़ी कूट रचना की और इस तरह से जिन बिल्डिंगों को गिराया गया उसकी भी बात कर लूं तो आपको बता दूं कि 12 अगस्त को जो बुलडोज किया गया, हमें इस बात का दुख नहीं था कि हमें आपने उजाड़ दिया, हमारे घरों को खाली करा दिया, हमारा सामान फेंक दिया। हमें उससे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि आपने उन पुण्यात्माओं की मेहनत से और इस देश के गरीब से गरीब आदमी की दी हुई कमाई से जो बिल्डिंगें बनी थी उनको आपने बुलडोज कर दिया निर्दयता के साथ। और वो बिल्डिंगें कितनी थी? कम से कम 12 हॉल थे जिसमें 200 से लेके 400 लोग बैठ सकते थे। 12 हॉल पब्लिक के पैसे से बने हुए 12 हॉल गिराए गए और 30 फ्लैट थे, 4 बंगलो थे, 30 फ्लैट। मैं कल से गिन रही हूं बैठ करके, 30 फ्लैट थे और कोई फ्लैट 2 BHK से कम नहीं था। आप कॉस्ट जोड़ लीजिए। आज एक साधारण से साधारण 2 BHK शहर के उस जगह पे कितनी कॉस्ट में मिलेगा? उस पर्यावरण की अमूल्य है जो धरोहर है, पेड़ वहां के, उनकी छोड़ दीजिए, 200-200 साल के पेड़ वहां पे हैं। तमाम तरह के पशु पक्षी उस परिसर में रहते हैं जिनको आप बुलडोज कर रहे हैं, जिनको हटा रहे हैं। उनके साथ वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं का वो आश्रय स्थल था, उन परिवारों का आश्रय स्थल था, जीवनदानी लोगों का वो केंद्र था, आंदोलन के लिए कार्यकर्ता बनाने का वो केंद्र था। देश भर के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी वहां आकर बैठते थे, तमाम दुनिया भर के लोग आते थे रिसर्च करने के लिए। उस मनीषा की एक जगह को, उस सांस्कृतिक एक रिवॉल्यूशन की जगह को आपने ध्वस्त किया क्योंकि आप वहां मॉल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप वहां अय्याशी का अड्डा अमीरों के लिए खोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ियां आराम से नमो घाट पे जाने के लिए खड़ी हो सके, इसलिए आपने बुलडोज कर दिया। आप कॉस्ट निकालेंगे तो अगर 25 लाख रुपए, जो सबसे बनारस में सस्ती से सस्ती शहर की जमीन कोई 25 लाख रुपए बिस्सा नहीं है, लेकिन 13 एकड़ जमीन जो आपने छीनी है, वहां पे कब्जा किया है। कौशल राज शर्मा, मैं नाम लेके कह रही हूँ, उस आदमी की कुदृष्टि क्यों पड़ी? ऊपर से उसको क्यों इतना महत्व जगह मिली कि एक बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, बिना किसी लिखित ऑर्डर के, किसी भी तरीके से उसने रेलवे का बहाना लेके, एक फर्जी आदमी के एप्लीकेशन का बहाना लेके बुलडोज कर दिया जो उस जमीनों को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आज उनको घर से अपने पैसे देना हो तो वो कैसे देंगे? क्योंकि उस जमीन की 25 लाख गुस्से के हिसाब से अगर कीमत निकाले तो 650 करोड़ रुपए होती है, और उन बिल्डिंगों की कीमत निकाले तो कम से कम 250 करोड़ रुपए होती है उन बिल्डिंगों की कीमत, जो सस्ते से सस्ते दाम से मैं जोड़ करके बता रही हूँ। अगर उसको सरकारी तरीके से उसका कॉस्ट निकाला जाए, रिव्यू करके, रिवोल्यूशन, उसका एवोल्यूशन करके, पूरी तरह कैलकुलेशन करके, तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बेशकीमती जगह थी। हम गांधीवादियों को इन पैसों से लेना देना नहीं है। हम वहां सत्याग्रह पे तब भी ये नहीं कहने बैठे हैं कि हमें मुआवजा 4 गुना चाहिए।
हम तब भी ये नहीं कहने बैठे, हम न्याय के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे सामने 15 मई को वहां तमाम लोगों का, जो झुग्गी बस्ती थी 400 लोगों के घर की बस्तियां उजाड़ी गई, जो मस्जिद के बगल में बसे हुए थे वो तमाम लोगों की घरों की पूरी तरह से उनको भी बुलडोज किया गया। उनको यहाँ तक मौका नहीं दिया कि वो अपने सामान हटा सके। उनमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई बीमार पड़ गए। आपने वहां जाकर जांच करने की कोशिश की वो किस दशा में आज रह रहे हैं? तो हम उनके लिए भी न्याय की मांग करने बैठे हैं। इस देश में जहां जहां मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घर ढाए जा रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े होकर न्याय की मांग करने बैठे हैं। हम खाली हमारे ऊपर जो घर पे बुलडोजर चला है हम उसके लिए नहीं बैठे हैं। ये बात बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आज इसका उल्लेख किया। आप सबने हमें मौका दिया, बहुजन संवाद के हम आभारी हैं। हम यहाँ से ये अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई बुलडोजर राज के खिलाफ है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है, जो पूरी तरह कानून के खिलाफ है, जो पूरी तरह इस देश की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। गांधी के विचार को खत्म करना इस देश की नैतिकता को खत्म करना है। गांधी के विचार को खत्म करना इस देश की मोरालिटी को खत्म करना है। और फांसीवादी सबसे पहले मूल्यों पे आक्रमण करते हैं, इसलिए गांधीवादी इनके टारगेट में है। इनको कम्युनिस्टों से डर नहीं लगता है, इनको और किसी से भी डर नहीं लगता है, इनको गांधीवादियों से डर लगता है, उनको गांधी विचार से डर लगता है, क्योंकि ये 2 मिनट भी टिक नहीं पाते हैं गांधी के सामने। इनको जाकर सर झुकाना ही पड़ता है देश भर में गांधी के सामने। इनको अपने संस्था, अपनी पार्टी चलाने के लिए भी दिखाना पड़ता है कि हम गांधीवादी ग्राम स्वराज की धारणा लेके चल रहे हैं। सारी शब्दावली हमसे चुरानी पड़ती है। इनके पास अपना कोई विचार दरअसल में है नहीं। वो मुसोलिनी का विचार है, वो फासिस्ट हिटलर का विचार है, खुद का विचार है कहाँ? जो ज्यादा कर लेके आए हैं, ड्रेस भी ये उधार का लेके आए हैं। तो दरअसल स्वदेशी हमारा है, गांधीवादी लोगों का है, और देश का जो सबसे ज्यादा भक्त समाज है, देशभक्त समाज है, वो गांधीवादियों का है। और इस विचारधारा को बचाने की लड़ाई नहीं है, विचारधारा के देश को बचाने की लड़ाई है, विचारधारा को बचाने की लड़ाई नहीं है। दुनिया पूरी जानती है गांधी विचार को, पूरी दुनिया फॉलो करती है। कौन ऐसा देश का, दुनिया का बड़ा नेता होगा जो अपने यहाँ लोकतंत्र की बात करेगा और गांधी की बात नहीं करेगा? जो अपने देश में जनता की हक की बात करेगा वो गांधी की बात कैसे नहीं करेगा? तो गांधी विचार को बचाने का हमें कोई खतरा नहीं। गांधी विचार तो है और हमेशा रहेगा जब तक देश में, दुनिया में सत्य की बात रहेगी, अहिंसा की बात रहेगी, जनता के हक की और इस दुनिया के पर्यावरण की बात होगी, गांधी की बात आएगी। गांधी विचार को कोई खतरा नहीं है। खतरा इन लोगों की सत्ता को होता है गांधी विचार से। इसलिए हमें जो बचाना है वो है न्याय को बचाना, इस देश के आम लोगों के हक की बात करना। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम वहां जब अपने सारे घर की बर्बादी के बावजूद वहां टिके हुए हैं। हम लोगों के, जितने लोगों का वहां से परिवार उजड़ा है, किसी के पास पैसे नहीं है कि एक घर खरीद सके, लेकिन हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से जो मॉडल और जो नफरत की आग लेकर के आए थे, और सबसे वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि गांधी का जगह बुद्ध की साधना स्थली, विनोबा भावे की साधना स्थली, जयप्रकाश नारायण की साधना स्थली और तमाम ऐसे मनीषियों की साधना स्थली, कबीर की साधना स्थली, रैदास की साधना स्थली को इन्होंने अपवित्र किया। सबसे बड़ी चीज, यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आंख के नीचे ये सारी चीजें हो रही है, सारी घटना हो रही है। जाहिर सी बात है कि उनको जानकारी नहीं, बल्कि उनकी सीधी सीधी सहभागिता इसमें है। हमारे साथ ये नंदलाल जी जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे नंदलाल जी आप अपनी टिप्पणी रखें। आज 62वें दिन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, 100 दिन का आपका सत्याग्रह है, उसके बाद का और अब तक के आपके अनुभव। नंदलाल मास्टर जी भाई जी प्रणाम। और हम लोग यहाँ पिछले 72 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत बार जो है कि जब लोग आते हैं, खास तौर से जब मीडिया के लोग आते हैं या बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, तो एक सवाल हम लोगों से वो बार बार एक चीज पूछते हैं कि ये 72 दिनों में क्या हुआ, क्या कोई सरकार पे इसका असर हुआ कि नहीं हुआ, और इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो एक बात जो जैसा चंदन दादा जी ने कहा कि देखिए हम लोग बहुत सरकार पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हम लोग ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचते हैं।
हमारा काम है समाज को जगाने का, हमारा काम है समाज को जो है कि गांधी के विचार को बताने का, सत्याग्रह क्या होता है इसको बताने का, अन्याय के खिलाफ खास तौर से जो आज एक सहमी हुई पूरा समाज है, जो जिस तरीके से सरकार सिविल सोसाइटी का खास तौर से जन आंदोलनों का दमन कर रही है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के सरकार के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ बोलने में वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो एक चीज तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये जो 72 दिन से जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, समाज पर जो इसका असर पड़ा है उसका जो है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और वही हमारा जो है कि मकसद भी है, क्योंकि अगर समाज जागृत रहेगा तो हमेशा गांधी विचार भी जागृत बना रहेगा, सबके बीच में बसा रहेगा। और जैसा आप लोगों ने देखा ही कि जब 70 दिन था तो हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया कि नहीं 70 लोग जो है कि हम लोग उस दिन उपवास पर बैठेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोग आए थे और जो अन्याय उन्होंने देखा था, खास तौर से जो यहाँ के प्रकाशन की किताबें हमारे गांव में फेंकी गई और गांव के लोगों ने, गांव के बच्चों ने, युवाओं ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने उसको सहेजने का काम किया। जो उनकी पीड़ा थी उस पीड़ा का असर उस दिन देखने को मिला कि 70 का हम लोगों ने टारगेट किया है और करीब 250 लोग उपवास पर आकर के बैठे। और वो भी उपवास हम लोगों का सुबह 6 बजे से शुरू होता है, लेकिन हमने देखा कि ठीक 6 बजे के पहले 5:30 बजे तक करीब 70 किलोमीटर दूर तक से जो है कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर दूर से लोग जो है कि आ गए और पूरे शाम तक 6 बजे तक वो बैठे रहे। और तो ये एक जागृत समाज का या अन्याय के खिलाफ बोलने का एक सबसे बड़ा जो है सुखद अनुभव हम लोगों को देखने